पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे पोषण के बारे में। उसमें भोजन हम लोग जो कर रहे थे वो भोजन पच जा रहा था, लेकिन क्या उस भोजन के पचने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी? तो बोलेंगे नहीं, भोजन पच जाने से हमें ऊर्जा की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। हमें ऊर्जा की तभी प्राप्ति होगी जब हम श्वसन करेंगे, यानी रेस्पिरेशन करेंगे तभी। तो श्वसन की वजह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना पचकर प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा हो जाता है ग्लूकोज के रूप में। अब समझेंगे थोड़ा बहुत कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। तो देखिए, ये मान लो एक सेल है, यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें बहुत सारे चीज होते हैं, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पे भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। हम लोग डिटेल में करेंगे, अभी केवल सेल के बारे में हम लोग समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिकांग होता है, कोशिकांग यानी कोशिका का अंग होता है कोशिकांग। फिर राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। तो इस तरह बहुत सारे चीजें जो कि हमारे सेल में पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आप जानते हैं आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने किसी को मारा और यहाँ पे पूरा ब्लैक हो जाएगा। अब ब्लैक हो जाता है यानी वहां का सेल मर जाता है। तो फिर जो उसके आसपास जो भी कोशिका है, केंद्रक है, वो केंद्रक उसको धीरे धीरे एनर्जी देगा। उस वजह से क्या होगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल फ्रेश आपके स्किन के जैसा हो जाएगा। तो वहां का जो सेल है वो मर जाता है, काला हो जाता है। तो इसे ही आत्महत्या की थैली कहते हैं। और केंद्रक बीच में जो केंद्रक होता है वो, इसमें जीव द्रव पाया जाता है। जीव द्रव से ही जीवों का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिकांग और राइबोसोम क्या है, तो जहाँ पे प्रोटीन का पाचन होता है। तो हम लोग कोशिका के बारे में समझ गए। अब जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना पचकर किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है। ग्लूकोज के रूप में जमा हो जाता है यानी C6H12O6 के रूप में जमा हो जाता है प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपसे पूछे कि हमारे शरीर में कोशिका की संख्या कितना है, तो देखिए हमारा जो वजन है ऑन वेट, हमारा जो वजन है उतना और गुणित 10 के पावर 15 इतना कोशिका जो है हमारे शरीर में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा वजन 65 kg है, तो 65 गुणित 10 के पावर 15 कोशिका हमारे बॉडी में उपस्थित है। तो हम लोग बात यहाँ तक कर लिए कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना पचकर ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। तो इससे हमें कभी भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ऊर्जा की प्राप्ति कब होगी? जब हम श्वसन करेंगे तभी होगा। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है जहां पे भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा होता है और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उसके बदौलत हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ने जाना, कृषि काम करना, फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस वर्क करना। तो इस तरह के जो भी बहुत सारे काम करते हैं वो काम किस वजह से करते हैं, हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है श्वसन की वजह से करते हैं। इसी ऑक्सीजन के कारण हमारा शरीर जो है गर्म रहता है। ठंडा में भी गर्म रहेगा, गर्मी में तो ऑलरेडी गर्म रहता ही है, लेकिन जो नब्ज है हमारा ये काफी गर्म रहता है। इसका रीजन क्या है? श्वसन की वजह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उष्मा की भी प्राप्ति होती है। जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे शरीर में सांस चलता है, तब तक हमारा शरीर गर्म रहता है, यानी श्वसन की क्रिया होती है। जैसे मर जाता है कोई इंसान, कोई जीव, तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। तो एक इस वजह से श्वसन के वजह से होता है। श्वसन कैसी क्रिया है? तो उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म। श्वसन कैसी क्रिया है? उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया है यानी मेटाबॉलिज्म है। तो ये श्वसन की बातें हैं, मतलब किसी चीज को तोड़ना। उपापचय मतलब क्या है? किसी भी चीज को तोड़ना उपापचय कहलाता है। हम जो स्तनधारी है श्वसन क्रिया करते हैं। स्तनधारियों में श्वसन अंग कौन सा है? हम लोग जो स्तनधारी है इसमें श्वसन अंग हमारा फेफड़ा है। कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या हम लोग का श्वसन अंग है। तो फेफड़ा श्वसन अंग है। हाल ही में जो आए कोरोना रोग है, ये लोगों को क्या कर रहा था, फेफड़े पर अटैक कर रहा था, यानी फेफड़ा में नमी भर दे रहा था। उस वजह से श्वसन में काफी परेशानी हो रहा था और धीरे धीरे इंसान मृत्यु की तरफ जा रहा था। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए
कि शोषण की वजह से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शोषण की वजह से ही हम लोग जो खाना खाते हैं वो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो खाना ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है उसे ऑक्सीजन तोड़कर हमें उस ऊर्जा की प्राप्ति कराता है और इसी वजह से हमारा शरीर भी क्या रहता है, गर्म रहता है। ग्लूकोज कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, जमा रहता है। हमारे शरीर में कोशिका की संख्या जो हम बता रखे हैं कितना है, ऑन वेट और इंटू 10 के पावर 15, ये हमारे शरीर में कोशिका की संख्या है। सांस लेना और छोड़ना ये अनैच्छिक क्रिया है, यानी हम अपने इच्छा अनुसार इसे नहीं कर सकते हैं, ये खुद से होते रहता है, इसे हम कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बातें कर लिए श्वसन, तो अब यहां से चलते हैं थोड़ा और आगे, तो इसे मैं इरेज करता हूं। तो अब हम लोग समझते हैं श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पे खाना पचकर कोशिकीय ईंधन के रूप में यानी एटीपी के रूप में रहता है। और इस ऑक्सीजन, इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद ये जैव ऊर्जा यानी एटीपी के रूप में, अभी हम आपको बताएंगे एटीपी क्या है। एटीपी के रूप में एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है, थोड़ा जल और पुनः CO2 का निर्माण करता है, जो प्रत्येक कोशिका से पुनः शरीर से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या हम लोग कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं कोशिकीय ईंधन क्यों कहते हैं, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन क्यों कहते हैं। तो ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, वो कहाँ पे होता है, कोशिका में। ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कहाँ पे होता है, ग्लूकोज अणुओं का, यहाँ पे लिखता हूं, ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण, अणुओं का ऑक्सीकरण कहां पे होगा, कोशिका में। कहां पे होता है, कोशिका में। ऑक्सीकरण कोशिका में होता है, कोशिका में होता है। इसलिए ग्लूकोज को क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं मोटा अनाज का। हम लोग जो मोटा अनाज खाते हैं वो मोटा अनाज किस फॉर्म में होता है, तो इस तरह के फॉर्म में होता है। मोटा अनाज जो हम लोग खाते हैं वो कोशिका में इस तरह का मोटा अनाज है, और इसको जब हम लोग खाते हैं तो इस तरह के रूप में बन जाता है। इसको बनने के बाद ये पचा हुआ भोजन होता है। क्या होता है, ये पचा हुआ भोजन होता है। ये पचा हुआ भोजन होता है। ये पचा हुआ भोजन मतलब जो हम लोग खाना खा लिए, पूर्णतः डाइजेस्ट हो गया, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल गया, ये पचा हुआ भोजन हो गया। अब उसके बाद क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। साथ में एमिनो अम्ल भी बनेगा। साथ में क्या बनेगा, एमिनो अम्ल भी बनेगा, और एमिनो अम्ल, और इसके साथ में ही वसा। इसके साथ क्या बनेगा, वसा भी बनेगा, यानी ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा भी बनेगा। इसके बाद इसका क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा, यानी O2 आएगा, O2। तो ऑक्सीजन जब आएगा तो अब ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इसका शुरू हो जाएगा। यानी जो मोटा अनाज हम लोग खाए हैं वो मोटा अनाज पचने के बाद ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन इसको मिलेगा ये क्या होगा, टूटना शुरू हो जाएगा। और टूटेगा कहाँ पे, कोशिका में। तो ग्लूकोज कोशिका में टूटेगा, इसलिए क्या उसको बोलेंगे, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहेंगे। तो अब ये क्या करेगा, एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपना काम करेगा। तो एंजाइम के कारण रासायनिक क्रिया की गति को शरीर में बढ़ाना है। एंजाइम का कार्य क्या है, एंजाइम के कार्य यहाँ पे लिखता हूं। एंजाइम एक टर्म आया तो उसको समझिए। एंजाइम का कार्य शरीर में रासायनिक ऊर्जा का ग्लूकोज का एंजाइम का कार्य शरीर में रासायनिक ऊर्जा की क्रिया, रासायनिक ऊर्जा नहीं, रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाना। रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाना किसका काम है, एंजाइम का काम। गति को बढ़ाना ये किसका काम है, एंजाइम का काम है।
तो हम लोग बातें यहाँ तक समझ गए कि एंजाइम का कार्य क्या है, शरीर में रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ाना। अब हम लोग बातें करते हैं कि श्वसन शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है, तो इसका भी प्रकार है। श्वसन कितने प्रकार का होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय, एक होते हैं अवायवीय। तो मैं इस फिगर को ऊपर लाता हूं और सारे को इरेज करता हूं। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि ये जो पचा हुआ भोजन है कोशिका में है, अब श्वसन होगा। अब क्या होगा, श्वसन होगा। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय, एक होते हैं अवायवीय। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो दूसरा होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात करते हैं, मतलब CO2 रहेगा। तो CO2 रहेगा तो थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करेगा। क्या करेगा, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करेगा। CO2 होगा तो थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करेगा। बट ऑक्सीजन होगा तो ढेरों ऊर्जा का निर्माण करेगा, ढेरों ऊर्जा का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन होगा तो क्या करेगा, ढेरों ऊर्जा का निर्माण करेगा, ढेरों ऊर्जा का निर्माण करेगा। लेकिन जब CO2 होगा तो थोड़ा सा ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, तो इसे बोलेंगे अवायवीय। क्या इसे बोलेंगे, अवायवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन बोलेंगे। और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो इससे क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं इसमें थोड़ा कि अवायवीय श्वसन होगा तो कितने एटीपी अभी बताते हैं एटीपी का पूरा नाम। तो जब अवायवीय होगा तो इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। कितना एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। और जब वायवीय होगा यानी ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करेगा। 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कब करेगा, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा। यानी वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और अवायवीय में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब समझते हैं एटीपी। तो एटीपी का पूरा नाम होता है बच्चों एटीपी, एडिनोसिन। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ऊर्जा एटीपी के किस रूप में होता है, रासायनिक बंधन के रूप में होता है। ऊर्जा एटीपी के यौगिक के रासायनिक बंधन के रूप में होता है। एटीपी का पूरा नाम हम आपको लिख दिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी को क्या बोलते हैं, तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। एटीपी को क्या बोला जाता है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा का, एटीपी को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी बोलते हैं। एटीपी को क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वाहक भी बोला जाता है। तो हम लोग 2 चीजें यहाँ से ना सीखे, 3 चीजें। एक सीखे एटीपी, एटीपी का पूरा नाम क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक भी बोला जाता है। और ऊर्जा एटीपी के यौगिक के रासायनिक बंधन के रूप में होता है। क्या लिखेंगे, ऊर्जा, जो ऊर्जा होता है एनर्जी, वो एटीपी के यौगिक के रासायनिक बंधन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, रासायनिक बंधन के रूप में होता है। एटीपी ऊर्जा एटीपी के किस रूप में होता है, यौगिक के रासायनिक बंधन के रूप में होता है। एटीपी का निर्माण केवल सजीवों में होता है, निर्जीव में कभी भी एटीपी का निर्माण नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह उनके ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो होगा ना। तो सजीवों में इस तरह का काम होगा। ग्लूकोज तो लगभग हर जगह है लेकिन ऑक्सीजन हर जगह नहीं है। तो जब तक ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ नहीं मिलेगा एटीपी का निर्माण नहीं होगा। तो आप बोल सकते हो कि एटीपी जैव ऊर्जा, एटीपी को क्या बोल सकते हो, जैव ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो एटीपी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एटीपी को
जैव ऊर्जा बोलेंगे। चूंकि यह सजीवों में होता है इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, जैव ऊर्जा बोल रहे हैं। एक है ऊर्जा मुद्रा, एटीपी को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा। रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है, तो एटीपी है। ऊर्जा एटीपी के किस रूप में है, तो यौगिक के रासायनिक बंधन के रूप में है। एटीपी को ही क्या बोला जाता है, जैव ऊर्जा भी बोला जाता है। अब कोशिकीय ईंधन, तो कोशिकीय ईंधन किसे बोलेंगे, ग्लूकोज को। कोशिकीय ईंधन किसे बोलेंगे, कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधन किसको बोलेंगे, ग्लूकोज को बोलेंगे। किसे बोलेंगे, ग्लूकोज को बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे, चूंकि ये ग्लूकोज जो हम लोग भोजन करते हैं वो पचकर प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कोशिका में होता है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे, कोशिका में ही जाता है। तो जैसे ऑक्सीजन कोशिका में जाएगा तो ग्लूकोज का विखंडन होगा, यानी टूटेगा। तो टूटेगा तो कहाँ पे टूट रहा है, कोशिका में, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिका ईंधन भी कहते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में श्वसन कितनी बार होता है, तो 16 से 18 बार। इस पॉइंट को भी नोट करते हैं। 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है, दिल कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, तो 12 से 16 बार। 12 to 16 टाइम्स, नहीं 12 से 16 बार। श्वसन कैसी क्रिया है, तो अनैच्छिक क्रिया है। सोया हुआ इंसान कितनी बार श्वसन करता है, तो सोया हुआ इंसान 1 मिनट में, सोया हुआ इंसान 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में सोया हुआ इंसान 12 बार श्वसन करता है। कितनी बार करता है, 12 बार। छोटा बच्चा 1 मिनट में 25 से 26 बार श्वसन करता है। देखते होइएगा, छोटा बच्चा जब सोया रहता है तो एकदम फास्टली उसका क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। हर 1 सेकंड के गैप करके श्वसन होता है। तो सबसे अधिक बार कौन श्वसन करता है, छोटा बच्चा। तो कितनी बार, 25 से 26 बार करता है 1 मिनट में। तो अब हम लोग यहां तक समझ गए हैं इन सारी बातों को कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां पे भोजन पच के ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। और वह एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, विखंडन करता है। उसके बाद ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है और पुनः उसी कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले, एक होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले हैं, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। इसमें 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसमें थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करता है, 2 एटीपी। इसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन बोलते हैं। एक और टर्म आपको समझा देते हैं, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी को बोलते हैं। वाहक किसे बोलते हैं, तो वाहक क्या है, तो स्टोर करके रखने वाला या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वालों को क्या बोलते हैं, वाहक हम लोग बोलते हैं। स्टोर करके रखने वाला या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वालों को क्या बोलते हैं, हम लोग वाहक बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया, कि श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखे। तो देखिए, श्वसन में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जमा होता है। क्या जमा होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। अब जैसे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन आता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद फूफा एंजाइम की उपस्थिति में, किसके, एंजाइम की उपस्थिति में एक क्या करता है, CO2 बनाता है। क्या बनाता है, CO2 बनाता है। और थोड़ा जल की मात्रा क्या रहता है, बहुत कम रहता है और ढेरों ऊर्जा के निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। इस तरह के एरो के चिन्ह का मतलब हुआ ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये आपका क्या है, श्वसन का रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 6 से गुना कर दो, यहाँ भी 6 से गुना कर दो और यहाँ भी 6 से गुना कर दो। अब देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 6 है और यहाँ 12, 18 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 12 और 6 18 और हाइड्रोजन आपका 12 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 12 है, कार्बन 6 है तो कार्बन भी 6 है। तो इस तरह ये बैलेंस हो गया। विशेष इसके बारे में हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें बैलेंस करना सीखेंगे कि आखिर कैसे ये बैलेंस होता है। तो फिलहाल हम लोग समझते हैं श्वसन की प्रकार। अब
एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो हम इसे इरेज करते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग समझते हैं शोषण के प्रकार। तो शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय शोषण, एक होते हैं अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन क्या रहता है, उपस्थित होता है। और अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अवायवीय में ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित रहेगा। तो ऑक्सीजन जब अवायवीय में अनुपस्थित होगा तो इस दौरान ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होगा। कैसा विखंडन होगा, ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होगा। ग्लूकोज का क्या होगा, अंशतः विखंडन होगा। अब जब अंशतः विखंडन होगा तो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। क्या बनेगा, अंशतः विखंडन के फलस्वरूप क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट का रासायनिक फार्मूला होता है C3H12O6। यानी ग्लूकोज में जो कार्बन की मात्रा 6 होता है वो पायरुवेट में 3 हो जाता है। अभी बताएंगे पायरुवेट क्या होता है। फिलहाल हम लोग समझे क्या कि शोषण के प्रकार, शोषण के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं वायवीय, दूसरा होता है अवायवीय। अवायवीय शोषण में क्या है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होता है, इसके फलस्वरूप क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब बातें करते हैं वायवीय की। तो वायवीय में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है तो इस दौरान ग्लूकोज का क्या होगा, पूर्णतः विखंडन होगा। क्या होगा, पूर्णतः विखंडन। तो जब पूर्णतः विखंडन होगा तो क्या बनेगा, पूर्णतः जब विखंडन होगा तो इसमें CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा, ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा, जिसका हम अभी अभी आप लोग को इक्वेशन पढ़ाए हैं, समीकरण पढ़ाए हैं। तो वही समीकरण को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या होगा, ग्लूकोज से ऑक्सीजन जब मिला तो बनाया क्या, CO2 बनाया और H2O बनाया और ढेरों ऊर्जा का क्या किया, निर्माण किया। तो ये आपका क्या है, ये आपका वायवीय शोषण है। अब बातें करते हैं अवायवीय शोषण की। तो अवायवीय शोषण में क्या है, ग्लूकोज का अंशतः विखंडन हो रहा है, इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। ये पायरुवेट क्या है, ये पायरुवेट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पे जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो CO2 करेगा। जब CO2 करेगा तो एथेनॉल का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एथेनॉल का। तो फिलहाल हम केमिस्ट्री अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं एथेनॉल, और प्लस में क्या करेगा, CO2 देगा। अब अवायवीय शोषण जो है एक चरण में संपन्न होता है। कितने चरण में, एक चरण में। अवायवीय शोषण कितने चरण में, चरण। अवायवीय शोषण एक ही चरण में संपन्न होता है और वो चरण का नाम क्या है, कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव। वो चरण कौन सा है, कोशिका द्रव है। वो चरण कौन सा है, कोशिका द्रव है। अब ये चूंकि कोशिका द्रव में संपन्न हो रहा है तो एक क्रिया किण्वन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिया किण्वन कहलाएगा। और किण्वन किस में होता है, तो किण्वन की क्रिया इष्ट में होता है। किण्वन की क्रिया किस में होता है, इष्ट में होता है। किण्वन की क्रिया किस में होता है, इष्ट में होता है। और ये हम लोग समझ गए क्या, वायवीय शोषण के बारे में। अब ये हम यहाँ तक हम समझ गए, तो आप समझ लेते हैं हम लोग वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। तो फिलहाल हम इसे इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।